कमेंट्स में एक व्यक्ति ने लिखा कि ईमानदारी से आप अपना पक्ष सरकार के सामने रखें। अगली बैठक में सरकार से क्या बात होगी, कैसे सरकार पर दबाव डालेंगे? ऐसा है कि मैं कोई आज तो पैदा नहीं हुआ हूँ ट्रेड यूनियन हम्म। में। 50 साल हो गए हैं हम्म। मेरे को ट्रेड यूनियन में काम करते हुए, और कम से कम 4 वेतन आयोग ऐसे हैं जिनमें कि मैंने एक्टिवली सहयोग किया है। हम्म। तो सवाल है कि इतना तो हमको समझ है कि सरकार पे कैसे दबाव डाला जाता है और कैसे चीज़ों को रखने का काम करना जाता है। बाकी मेरा कोई और एजेंडा तो है नहीं सरकारी कर्मचारियों के अलावा। मैं कोई राजनीतिक नेता तो हूँ नहीं। तो इसलिए लोगों को इस बारे में समझ है, और यही कारण है कि लोगों का प्यार है। मैंने बहुत सारी जो है वो झंझावात भी देखे हैं, मैंने बहुत सारे जो है वो ऐसे भी क्षण देखे हैं जिसमें मेरी समझ से कोई काम नहीं करेगा ट्रेड यूनियन में, तो मैंने वो क्षण भी देखे हैं। मैंने 3-3 लोगों को अपने परिवार में खोया है। उसके बाद भी अगर लाखों लोग मेरे को प्यार कर रहे हैं, मेरे से बात कर रहे हैं, तो किसी को मेरी ईमानदारी पे शक नहीं होगा, मुझे ऐसा समझ में आता है। बाकी फिर भी सोचने के लिए हर आदमी स्वतंत्र है, जो मर्जी सोचता रहे। मैं एक बात जानता हूँ कि मुझे जो काम करना चाहिए मैं अपनी पूरी ईमानदारी से करता हूँ, करता रहूँगा, उसमें कोई कमी नहीं होने वाली है। जी। एक कमेंट ये भी आया कि अगर फिटमेंट फैक्टर 3.86 से कम हुआ तो कर्मचारी आमरण अनशन करेंगे। हमारी पेंशन भी छीन ली, 7वां पे कमीशन भी बर्बाद कर दिया और डीए भी खा गए। डीए पर भी क्या कहेंगे आप? देखिए, डीए का जहाँ तक सवाल है तो वो भी एक साइंटिफिक कैलकुलेशन है, और जो भी सरकार की बास्केट है, हालांकि मैं उसका समर्थक नहीं हूँ। सरकार की जो बास्केट है वो सुधार करने वाली है, उसको हम लोग जेसीएम लेवल पर भी प्रयास कर रहे हैं कि जो वर्तमान समय में जिन वस्तुओं की गणना होनी चाहिए उनको इसमें लाया जाए। कुछ चीज़ों के बारे में सरकार ने मान लिया है, कुछ चीज़ों के बारे में नहीं माना है। दूसरी बात यह है कि गणना में जो शिमला इंडेक्स है, जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का इंडेक्स है, और जो सरकार का सांख्यिकी विभाग है, इन तीनों के इंडेक्सेस में फ़र्क है। पिछली बार हम लोगों ने इस पे कमीशन 7वें वेतन आयोग के सामने इस बात को रखा भी था कि भाई आप शिमला इंडेक्स के हिसाब से हमको जो है वो चीज़ों को की गणना कर रहे हैं, चाहे वो फिटमेंट फैक्टर हो, चाहे वो डीए हो, और आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो उसका इंडेक्स ही है। तो आपका सरकारी विभागीय जो है उनका आपस में तालमेल नहीं है। लेकिन सरकार ने कहा नहीं, हम तो शिमला इंडेक्स को मानेंगे क्योंकि वो उनको सूट करता था। मैं जो है वो जो है सरकार को पैसे कम खर्चा करने पड़ रहे थे। तो बास्केट में बदलाव होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो इस समय जिस हिसाब से बास्केट है, उस हिसाब से सरकार गड़बड़ नहीं कर पा रही है। रेगुलर डीए मिल रहा है, और जो बास्केट है उसके हिसाब से उसी परसेंटेज के हिसाब से मिल रहा है। एक बात तो आप भी मानेंगे कि पिछले 5-6 साल से बराबर जो महंगाई है, ख़ासतौर पर जो उपभोक्ता वस्तुओं की, वो करीब करीब स्थिर है। तो इसीलिए जैसे पहले कभी 5% डीए हो जाता था, 6% डीए हो जाता था, वो नहीं हो पा रहा है। अब वो मतलब ये स्थिति है कि 4% भी पकड़ना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। तो इसलिए डीए खा गया वाली बात तो उचित नहीं है। ये लोग जिनके पास में मतलब सिर्फ आलोचना करने का ही काम है, वही लोग ये सब बातें करते हैं। दूसरी बात, कोई हमको ये ना समझाए कि हाँ आमरण अनशन हो जाएगा और ये उथल पुथल हो जाएगी, क्या हो जाएगी। मैं अपने कर्मचारियों का नेतृत्व करता हूँ। हमारी मेंबरशिप है करीब 1 मिलियन देश में, हमारे अपने संगठन की, जिसका मैं महामंत्री हूँ। तो मैं अपनी बच्चिया के दांत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि हमारे लोगों में क्या है क्या नहीं है। हड़ताल कराएंगे तो हम ही करा सकते हैं, ये और देश में किसी के दम नहीं है कि वो ऑल इंडिया एयरलाइन फेडरेशन के अलावा का जाम कर सके। वो जब भी कराएगा ऑल इंडिया एयरलाइन फेडरेशन ही कराएगा। 60 में भी कराया था, 68 में भी कराया था, 74 में भी कराया था, और जब कराएगा तो ऑल इंडिया एयरलाइन फेडरेशन ही कराएगा। कोई दूसरा संगठन भी हैसियत नहीं। अच्छा, एक आखिरी कमेंट के शर्मा नाम के व्यक्ति ने कहा कि डिफेंस और रेलवे को बाकियों से ज्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। वैलिड लगती है आपको ये बात? क्या चीज़? रेलवे और डिफेंस के लोगों को ज्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है।
क्योंकि डिफेंस इस देश की सुरक्षा की पहली लाइन है और मैं तो मानता हूं कि रेलवे पहली लाइन है, क्योंकि जब हम रसद और सेना को सीमा पर पहुंचा देते हैं तब उनका काम शुरू होता है। लेकिन स्थिति यह है कि हर साल हमारे 500-600 लोग शहीद होते हैं ऑन ड्यूटी। वैसे कितने मरते हैं अलग सवाल है। ये वो लोग हैं जो कि अपने सेवा काल के दौरान जिनकी मृत्यु हो जाती है। और इस देश में भगवान न करे हमारे जवान और स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, हम तो उनके वो हमारे प्रहरी हैं, हम उनकी बहुत सम्मान करते हैं उनका। लेकिन इतना तो कभी भी अगर कोई वार नहीं हो तो इतने तो कभी सेना में भी लोग जो है वो शहादत नहीं देते हैं जितने हमारे लोग देते हैं। तो सवाल इस बात का है कि अगर इतना मेहनत करने वाले लोग, मेहनतकश लोग, हर 24/7 हर मौसम में गाड़ी चलाना, 52 डिग्री टिकरी टेम्परेचर पर ट्रैकमैन द्वारा ट्रैक ठीक किया जाना, लोको पायलट द्वारा गाड़ी चलाना, ऑपरेशन करना, हमारे तमाम टेक्नीशियन, सिग्नल और दूसरे डिपार्टमेंट्स के जो साथी हैं उनका जो है वो अपने अपने विभाग में काम करना और कोई भी मौसम की परवाह नहीं करना, तो ये तो वो काम है जो कि इस देश को के विकास के पहियों को बराबर चलाने का काम कर रहा है। तो अगर उनको कोई प्रायोरिटी नहीं दी जाती तो क्या फ़ायदा है। हमारे जो खड़गे साहब हैं ये मंत्री थे हमारे, उन्होंने इसीलिए चिदम्बरम को उस समय लिखा था कि भाई रेलवे को आप सेना से कम मत आकिए और आप इनको जो है वो पुरानी पेंशन बहाल कर दीजिए खाली रेलवे के लिए, क्योंकि ये किसी मामले में सेना से कम नहीं है। लेकिन वो चिदम्बरम जी ने उनकी बात ही नहीं मानी। बाद में सुरेश प्रभु जी आए तो उनकी बात जेटली जी ने नहीं मानी। इवन पीयूष गोयल ने भी एक चिट्ठी लिख दी थी हम लोग कहने पर, लिख नहीं रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको चिट्ठी लिखने में क्या प्रॉब्लम होती है। कहने अच्छा ठीक, आप खुश होते हैं ये लिख देता हूँ। तो उनको जवाब आ गया कि सरकारी नीति का सवाल हम नहीं कर सकते, खाली रेलवे को अलग से थोड़ी डील कर सकते। और मेरे लिए तो थोड़ा ये असंभव भी हो जाता है कि मैं कह दूं कि नहीं हमको प्रायोरिटी दे दो, उसको प्रायोरिटी दे दो, क्योंकि हमें सारे देश के 36 लाख कर्मचारियों को देखना है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि देश के सभी कर्मचारियों के साथ जो है वो एक जैसा व्यवहार हो तो अच्छा है।